की कहानी, तो 1944 तक इस तरीके से हम पूरे विश्व को खत्म कर बैठे थे कि ऐसा लग रहा था कि अब इस विश्व का फिर से निर्माण करने के लिए उस मानव पीढ़ी को उतना ही काम करना पड़ेगा जितना शायद अभी तक वो कर चुकी थी। लेकिन कई विशेषज्ञों का यह मानना था कि अगर पूरा विश्व एक साथ जुट जाए तो हो सकता है कि ये काम जो हजारों सालों का था हम कुछ वर्षों में अचीव कर लेंगे। तब 1944 में ब्रिटेन वुड में सारे विश्व को बुलाया गया, जैसे ही जापान ने सरेंडर करके इस द्वितीय विश्व युद्ध की एक तरीके से समाप्ति की घोषणा कर दी थी। 1944 में ब्रिटेन वुड सम्मेलन में जब हम बातचीत करने बैठे तो सभी विश्व में दो लोग शक्तिशाली बनकर उभरे थे। एक तो था अमेरिका, जो पूंजीवादी प्रक्रियाओं को महत्व देने की बात कर रहा था। वो कह रहा था कि सारी चीजें मार्केट सिस्टम पर चलने दो तो मेरे जैसे तेजी से ग्रोथ कर लोगे। और दूसरा था सोशलिस्ट, समाजवादी, मार्क्सवादी चीजों पर मानने वाला रूस। वो कह रहा था कि नहीं, विकास के लिए जरूरी है कि संसाधन कुछ हाथों तक सीमित हो और संसाधनों का निर्धारण पहले से तय हो कि वह लोग केवल वेलफेयर प्रोग्राम के लिए रिसोर्स को खर्च करें। तब ये दोनों के दोनों प्रतिद्वंदी के रूप में उभर कर आए और 1945 की युद्ध समाप्ति के बाद 1991 तक इन लोगों के बीच में कूटनीति और स्ट्रेटजिक प्रॉब्लम बढ़ती चली गई, जिसको हम नाम देते हैं कि इस दरमियान ये चला कोल्ड वॉर, शीत युद्ध, जिसमें युद्ध कोई करेगा नहीं, लेकिन एक दूसरे के साथ जो चुगली करने की आदत थी उसकी वजह से छोटे मोटे युद्ध और एक दूसरे को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते रहेंगे। ब्रिटेन वुड में पूरे विश्व के विकास के लिए सभी लोगों ने हाँ भरी और उसमें हमने कहा कि हम 3 संस्थाएं बनाएंगे। पहला, वर्ल्ड बैंक, एक ऐसा बैंक बनाएंगे जो सारे विश्व को किसी भी प्रकार से संपत्ति दे सकता है। सारे विश्व के देश इसमें थोड़ा थोड़ा हिस्सेदारी देंगे, पर अमेरिका और रूस जैसे देश ज्यादा हिस्सेदारी देंगे क्योंकि वर्तमान में यह विश्व की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाएं हैं। ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देश, जापान जैसे देश उस स्थिति में इतने कमजोर हो गए थे कि वो अपने देश के विकास के चक्कर में किसी वैश्विक अर्थव्यवस्था या वैश्विक किसी प्रकार के संरचना के निर्माण में बड़ा और महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाना उनके लिए संभव नहीं था। तब इन दोनों का रोल बढ़ा और वर्ल्ड बैंक की शुरुआत के लिए पूरी तरह से रूपरेखा तैयार हो गई और वर्ल्ड बैंक बन गया। दूसरा, हमने गठन करवाया IMF उस ब्रेटन वुड सम्मेलन में कि जब भी कहीं पर कोई देश का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रभावित होगा और किसी देश पर किसी दूसरे देश का कर्जा बढ़ता जाएगा तो क्या वो दूसरा देश उस देश का पैसों की वजह से गुलाम बन जाए। हमने कहा नहीं, अब ऐसी कोई गुलामी की बात नहीं होगी, हर देश स्वतंत्र होना चाहिए। और इस वजह से हमने कहा कि ऐसी स्थिति में हम एक ऐसी संस्था बनाएंगे जो किसी भी देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट, किसी की उधारी चुकाने में मदद करेगी। IMF के लिए भी किसी का कोई विरोध नहीं और पूरी तरह से यह प्रारंभ होकर रूपरेखा बनकर इसका अस्तित्व आ गया। लेकिन तीसरा संगठन था ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अमेरिका और यूरोप ये चाहता था कि जितना विश्व में व्यापार बढ़ेगा, जितना मुक्त व्यापार बढ़ेगा, जितना मार्केट का रोल बढ़ेगा, उतनी लोगों की इनकम बढ़ेगी। पर रूस का मानना था कि नहीं, संसाधनों पर पूरे मार्केट की जिम्मेदारी न होते हुए कुछ लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसलिए ITO पर एक बड़ा विरोध उत्पन्न हो गया और परिणाम यह हुआ कि ब्रिटेन वुड सम्मेलन में ITO जैसी संस्था का निर्माण नहीं हो पाया। लेकिन अमेरिका और यूरोपियन देश एक दूसरे के अच्छे मित्र बन चुके थे, इसलिए इन लोगों ने तो अपनी वार्ताएं बंद नहीं की। 1948 में इन लोगों ने, यूरोप और बाकी लोगों ने, भारत भी उसमें शामिल हुआ, एक सम्मेलन करवाया और 1948 में उन्होंने एक जनरल एग्रीमेंट पास करवाया जिसका नाम रखा GATT, GATT। यह जो संस्था थी वास्तव में केवल और केवल उन उत्पादों का विनियमन करने के लिए बनाई गई थी जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। इसमें एग्रीकल्चर के लिए कुछ कोटा सिस्टम बनाया गया था, कुछ एग्रीकल्चर के सामान इसमें रखे गए थे, लेकिन सर्विस सेक्टर पर इस पर कोई चर्चाएं नहीं थी। इसकी मीटिंगें कोई रेगुलर नहीं होती थी, कभी 7 साल में, कभी 6 साल में, तो उसे नाम हम देते थे राउंड। पहला राउंड, दूसरा राउंड, गेट का तीसरा राउंड, चौथा राउंड, इस तरीके से गेट में बातचीत चलने लगी। लेकिन 1970-80 के दशक में जब यूरोप और अमेरिका में
मंदी का समय आने लग गया और लोगों का मोटिवेशन कम होने लग गया, तब कई देशों ने संरक्षणवादी नीति अपनाई। परिणाम यह हुआ कि गेट को बहुत बड़ा झटका लगा और गेट में लोगों का विश्वास कम होने लगा। लेकिन 1990 में हुई एक बड़ी घटना जिसमें यूएसएसआर का पतन हुआ और यूएसएसआर के पतन के साथ ये बात स्पष्ट हो गई कि समाजवादी अर्थव्यवस्था शुरुआती विकास तो बेहतर कर सकती हैं, लेकिन एक समय के बाद मार्केट में डिपेंडेंसी और मार्केट अर्थव्यवस्था की स्टेबिलिटी ज्यादा रहती हैं। परिणाम ये हुआ कि रूस को भी मानना पड़ा कि कहीं ना कहीं जितना व्यापार विश्व का बढ़ेगा उतना ही हर देश का विकास बेहतर होगा। और तब जाकर 1994 में मारेकस समझौता हुआ। इस मारेकस समझौते में यह 8वें राउंड का आखिरी राउंड था जिसमें गेट को हमने खत्म किया और 1995 में WTO नाम की यह संस्था विश्व के धरातल पर अवतरित हुई। मतलब गेट वास्तव में 1995 में किसमें बदल गया? सबसे पहले वो ITO के रूप में कल्पना की गई, नहीं बन पाई, फिर गेट के रूप में आया और फिर 1995 में जब उसमें रूस ने भी साइन कर दिया तो वो बन गया WTO। तो आते हैं WTO की छोटी छोटी बातों को लिखते चलेंगे। पहला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। In 1944, in Bretton Woods Convention, 3 organizations formed. First, 1944 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 3 संस्थाओं के निर्माण पर बातचीत हुई। फर्स्ट, वर्ल्ड बैंक। अब इसका मोटिव लिख दे रहा हूं मैं यहीं पर, महत्वपूर्ण क्या टारगेट था? लो इंटरेस्ट रेट फॉर डेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन, सस्ते ब्याज दर पर देश के विकास के लिए और पुनर्निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराना। ऑन लो इंटरेस्ट रेट फॉर द डेवलपमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्री, प्रोवाइड मनी, सस्ते ब्याज दर पर वित्त उपलब्ध कराना किसके लिए? विकास और पुनर्निर्माण के लिए। केवल सदस्य देशों को ही देगा, बाहर के लोगों को नहीं देता ये। वैसे बाहर का कोई व्यक्ति होगा नहीं, क्योंकि मंगल ग्रह से अगर कोई देश आया तो वो वर्ल्ड बैंक उसे उधार नहीं देगा। पर वर्तमान में जितने भी देश हैं जनरली इसके सदस्य देश है, जो नहीं रहेगा उसे हम उधारी नहीं देंगे। दूसरा बनाया गया IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF भुगतान संतुलन को संतुलित करने के लिए, फॉर द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बिल्कुल स्पष्ट रखिएगा दिमाग में, वर्ल्ड बैंक मतलब डेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन और सस्ते ब्याज पर धन मिल जाएगा। और सेकंड, केवल बैलेंस ऑफ पेमेंट के अतिरिक्त किसी मुद्दे पर चर्चा ना करना हमसे। तीसरा, ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, but it is not formed due to conflict between USA and USSR। अमेरिका और USSR में विवाद की वजह से यह बन नहीं पाया। सेकंड पॉइंट, इन अक्टूबर 1947 USA and European countries sign General Agreement on Trade and Tariff, General Agreement on Trade and Tariff। अक्टूबर 1947 में यूरोपियन देश अमेरिका ने जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ पर हस्ताक्षर किए। भारत भी इसके प्रारंभिक सदस्य देशों में शामिल था। इंडिया आल्सो साइन दिस एग्रीमेंट। तेजी से लिखना शुरू करेंगे अब। यूरोपीय देश अमेरिका ने जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एवं टैरिफ पर हस्ताक्षर किए।
भारत भी इसमें शामिल था। इंडिया ऑल्सो साइन दिस एग्रीमेंट। शब्दों पर ध्यान देना, मेंबर था मतलब उसने भी साइन कर लिए, भारत ने भी कहा मैं भी इसमें शामिल हूं भाई तुम्हारे साथ। ट्रेड का मतलब तो व्यापार है, जिसमें आप एक दूसरे को आने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की बात कम करेंगे। टैरिफ, टैरिफ का मतलब होता है कि किसी दूसरे देश में जब पैसा आएगा, किसी दूसरे देश में जब ऑब्जेक्ट आएगा, वस्तु आएगा, तो उस पर कितना कस्टम ड्यूटी आप लगाओगे, जितना दर लगाते उसे कहते हैं टैरिफ। तो टैरिफ भी दो टाइप के होते हैं, एक तो टैरिफ और एक नॉन टैरिफ। टैरिफ का मतलब होता है कि आपने कस्टम ड्यूटी की रेट बढ़ा दी, और नॉन टैरिफ का मतलब होता है हेल्थ के नाम पर, बाल मजदूरी के नाम पर, ह्यूमन राइट्स के नाम पर, बहुत सारी चीजों के नाम पर आपने अपना उसे बैन करवा दिया या उस पर इतना टैक्स बढ़ा दिया कि वो आपके देश में बिक ही ना सके, तो हम कहते हैं कि वो नॉन टैरिफ है। नॉन टैरिफ मतलब कस्टम ड्यूटी को कुछ चेंज नहीं कर रहे आप, पर एक्स्ट्रा चीजें जुड़वा रहे हैं, और किस बेसिस पर? हेल्थ के बेस पर, इन्वायरमेंट के बेस पर, ह्यूमन राइट्स के बेस पर, या बाल मजदूरी के बेस पर, जो चाइल्ड वर्क होता है उसके बेस पर, तो ये नॉन टैरिफ कहलाते। तो हमने कहा है कि भाई नॉन टैरिफ को हम खत्म करेंगे और टैरिफ की रेट को क्या करेंगे? कम करेंगे। पर ये शुरुआती बात है, लिखना 1948 से गेट ने काम करना प्रारंभ किया। इन 1948 गेट स्टार्ट वर्क। कहानी बनाते चलूंगा मैं WTO के बनने तक। ये कहां तक का इतिहास था? गेट के बनने तक का इतिहास था। अब टाइटल डालना, गेट टू WTO, डेवलपमेंट ऑफ गेट टू WTO, गेट से WTO का इतिहास। गेट के प्रारंभिक वर्षों में इसका मुख्य फोकस सीमा शुल्क की दरों में निरंतर कटौती तक सीमित रहा। गेट के प्रारंभिक वर्षों में इसका मुख्य फोकस सीमा शुल्क की दरों में निरंतर कटौती तक सीमित रहा। इनिशियली गेट मोस्टली फोकस ऑन द टैरिफ, ऑन द टैरिफ रेट। गेट के प्रारंभिक वर्षों में इसका मुख्य फोकस सीमा शुल्क की दरों में निरंतर कटौती तक सीमित रहा, एंड कंटिन्यूअसली इट्स प्रेशराइज मेंबर फॉर रिड्यूसिंग द टैरिफ रेट, एंड कंटिन्यूअसली इट प्रेशराइज टू द मेंबर्स फॉर कटिंग टैरिफ रेट। मतलब शुरुआती काम किस पर रहा हमारा? भाई तुम्हारे देशों में जब हमारा प्रोडक्ट आता है तो उस पर कस्टम ड्यूटियों को क्या करो? कम करो। पहले आप 100% ले रहे थे, 80 करो, 70 करो, 50 करो। बस हर बार जब भी मीटिंग होती थी तो चर्चा किस मुद्दे पर होती थी? इसी पर। 5 राउंड तक जब भी मीटिंग हुई केवल यही बातचीत हुई। लिखना, गेट के 6वें व 7वें राउंड में क्रमशः एंटी डंपिंग ड्यूटी और नॉन टैरिफ बैरियर पर फोकस किया गया, बट इन द 6th and 7th राउंड डिस्कस एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड नॉन टैरिफ बैरियर रिस्पेक्टिवली। गेट के 6वें व 7वें राउंड में क्रमशः एंटी डंपिंग ड्यूटी और नॉन टैरिफ बैरियर पर फोकस किया गया। दोनों को समझा दूं मैं। एंटी डंपिंग का मतलब कोई भी देश किसी दूसरे देश की वस्तुओं पर अतिरिक्त टैक्स लगाता था, इस बात को मानते हुए कि वो देश जानबूझकर उसकी कीमत कम करके मेरे देश में भेज रहा है, तब मैं उस कीमत को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा टैक्स लगवाता था। इसे हम नाम देते थे एंटी डंपिंग। और नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब हुआ टैरिफ को छोड़ दीजिए और इधर उधर की चीजें बताइए, हमारे इन्वायरमेंट को खराब किया, हम तुमसे 50% और टैक्स लेंगे,
हमारे इन्वायरमेंट के साथ बच्चों की या लोगों की हेल्थ पर खराब किया, हम तुमसे 100% और टैक्स लेंगे। तो ये जो नॉन टैरिफ बैरियर थे, जो पर्यावरण के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, मानव अधिकारों के नाम पर बातचीत होती थी, इस गेट ने कहा इसे कम किया जाए। अगर ऐसा चलता रहा तो क्या इंटरनेशनल ट्रेड को हम बढ़ा पाएंगे? नहीं, क्योंकि पहले से ही बहुत सारे बैरियर एग्जिस्ट कर रहे थे। तो इन दोनों पर बात हुई। लिखना, गेट का अंतिम राउंड, कस्टम अलग होता, कस्टम मतलब कस्टम ड्यूटी में टैरिफ बैरियर, और कस्टम ड्यूटी में नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब किसी और कारण से, जैसे इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स हमने सबसे ली, फिर बाद में मुझे मालूम पड़ा कि यार एक आदमी ने तो शराब बेच बेच कर कमाई की है। मैंने कहा तुमने स्वास्थ्य खराब किया लोगों का, तुमसे इनकम टैक्स तो लेंगे ही, पर तुम हमें 50% एक्स्ट्रा टैक्स दो, क्योंकि तुमने लोगों की हेल्थ खराब कर दी। तो हम कहेंगे अब जो तुम बात कर रहे हो वो कौन सी है? नॉन टैरिफ। लिखना, गेट के अंतिम राउंड में, गेट के अंतिम राउंड 8वें राउंड में, जिसे उरुग्वे नाम से जाना जाता है, इन द लास्ट राउंड और इन 8th राउंड, विच इज कॉल्ड उरुग्वे राउंड, क्योंकि वह उरुग्वे में हुई थी, विच इज कॉल्ड उरुग्वे राउंड, all members show the conflicts, limits and mismanagement of GATT। इस राउंड में गेट की सीमाएं, कमियां उभर कर सामने आई जो निम्न थी। इस दौर में गेट की सीमाएं, कमियां उभर कर सामने आई जो निम्न थी। इन द 8th और लास्ट राउंड, विच इज कॉल्ड उरुग्वे राउंड, ऑल लिमिटेशंस, मिसमैनेजमेंट शो बाय द मेंबर्स विच इज आर फॉलोइंग, जो निम्न थी। फर्स्ट, 1970-80 के दशक में विकसित देशों की आर्थिक मंदी, इन 1917 and 80 इन डेवलप्ड कंट्रीज डिफ्लेशन इज प्रेजेंट, सो दैट दे फॉलो द इकोनॉमिक कंजर्वेशन पॉलिसी। 1970-80 के दशक में विकसित देशों की आर्थिक मंदी हो गई, परिणाम स्वरूप इन देशों ने आर्थिक संरक्षणवाद का सहारा लिया, इकोनॉमिकल कंजर्वेशन पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, परिणाम स्वरूप इन्होंने आर्थिक संरक्षणवाद का सहारा लिया। फॉर एग्जाम्पल, ही गिव एक्स्ट्रा लार्ज सब्सिडी इन द एग्रीकल्चर, जैसे कृषि उत्पाद पर भारी सब्सिडी दी। बाइलेटरल कमिटमेंट, द्विपक्षीय समझौते हुए, एंड नॉन टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियरों की बढ़ोतरी। जिससे गेट की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हुआ। एंड ड्यू टू ऑल दिस एक्टिविटीज, गेट लॉस द कॉन्फिडेंस ऑफ मेंबर। जिसके कारण गेट की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हुआ। समझे? अब सब्सिडी अगर आप ज्यादा दे देंगे लोगों को, किसानों को सब्सिडी ज्यादा देंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि किसान के उत्पादन पर लगने वाली लागत क्या हो जाएगी? कम।
जब लागत कम हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी, तो वो सेलिंग प्राइस भी क्या कर देगा, और जब वो सेलिंग प्राइस कम करेगा तो इंटरनेशनल मार्केट में वह अपने आप को साबित करवा देगा, जबकि बाकी के किसान जिनको सब्सिडी नहीं मिली वो इस इंटरनेशनल मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। जबकि गैट के तहत ऐसा होना नहीं चाहिए था। आपने एक फ्रीडम और एक स्वास्थ्य, एक हेल्दी कंपटीशन देना चाहिए था कि भाई तुम्हारे किसान भी आएंगे, हमारे किसान भी आएंगे, दोनों प्रोडक्शन करेंगे और दोनों सेलिंग करेंगे बगैर गवर्नमेंट सपोर्ट के। तो इन लोगों ने अपनी मंदी के चक्कर में किसानों को मदद करते चले गए। तो हमने कहा भाई ये क्या लगा के रखा है, तुम तो अपनी मर्जी से चलाए जा रहे हो, तो गेट किस बात के लिए बनाया। दूसरा, साथ ही साथ जब हम कुछ लोग अपने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उनके देश में भेजते थे ना, तो उस पर नॉन टेरिफ बैरियर लगा देते थे। भारत के आम में ये चीज़ की खराबी है, भारत के केले में ये चीज़ की खराबी है। हमने कहा एक तो हमें बेचने भी नहीं दे रहे हो, और दूसरा जब कुछ बेचने आते हैं तो उसमें तुम नॉन टेरिफ बैरियर लगा देते हो। तो हमने कहा भाई मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों ने मुझे ठग लिया है। दूसरा, क्या कमी थी दूसरी, गेट के वस्तुओं में, गेट के समझौते में केवल वस्तुओं का व्यापार की अनुमति थी। इन द गेट एग्रीमेंट ओनली मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स आर इंक्लूडेड। गेट के व्यापार में केवल विनिर्मित वस्तुओं की अनुमति थी। अब आप याद करिए कि 1970-80 के दशक में विनिर्मित वस्तुओं में अग्रणी देश कौन होंगे, वही लोग, यूरोप वाले लोग, अमेरिका वाले लोग। तो भारत ने साइन करके क्या फायदा ले लिया, भारत तो नुकसान में आ गया। बोले मैं तुम्हारे लिए दरवाजे खोले जा रहा हूं और तुम मेरे सारे प्रोडक्ट के लिए दरवाजे बंद किए जा रहे हो। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे ठग रहे हो, इनडायरेक्टली सही, गेट के रास्ते से मेरे भारतीय लोगों से पैसा कमा कमा कर अपने देशों का पेट भर रहे हो और मेरे भारतीय सामान बेचने आ रहे हैं। तो तुम कह रहे हो नॉन टेरिफ बैरियर लगेंगे, तुम्हारे किसानों को तुम सब्सिडी दोगे। हमने कहा भाई ये कुछ ठीक नहीं है। इसकी वजह से गेट पर लोगों का और भी भरोसा कम हो गया। तीसरा कारण, मल्टी फाइबर एग्रीमेंट, मल्टी फाइबर एग्रीमेंट, एमएफए। एमएफए अब बहुत दुनिया बदल गई है। अब एमएफए का मतलब होता है मोस्ट फेवरेट नेशन, वो एमएफएन है, मोस्ट फेवरेबल एग्रीमेंट। अब अलग होता है डब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंग, बट वो पहले क्या होता था, मल्टी फाइबर एग्रीमेंट। देखना क्या कहते हैं ये, इस प्रक्रिया के द्वारा विकसित देश विकासशील देशों के वस्त्र उत्पादों पर कोटा सिस्टम लागू करते थे। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, डेवलप्ड कंट्रीज apply the quota system on the article of developing countries. इस प्रक्रिया के द्वारा विकसित देश विकासशील देशों के वस्त्र उत्पादों पर कोटा सिस्टम लागू करते थे। मान लीजिए मैंने सूत से बना हुआ कपड़ा बनाया, रेशम से बना हुआ कपड़ा बनाया, या मैंने ऐसा कोई कपड़ा बनाया जो कॉटन का है लेकिन बहुत ही सस्ता होगा। तो ये लोग कहते थे कि नहीं, हमारे किसान तो मर जाएंगे ऐसे ही। तो ये कोटा तय करते थे कि भारत यूरोप में केवल इतनी ही चीजें बेचेगा जो फाइबर से बनी होगी, रेशम का हो, जूट का हो, या सूत का हो, या कॉटन का हो। तो हमने कहा भाई जहां हम आते हैं वहां तुम्हारे नियम आ जाते हैं, और जहां तुम आते हो वहां सारी चीजें फ्री चाहते हो, कस्टम भी कम करा दो, टेरिफ बैरियर भी ना रहे। तो एक तरीके से हमें नुकसान हो रहा है। और 1970-80 के दशक में सर्विस सेक्टर अचानक ही पूरे विश्व में तेजी से विकसित और उभरता हुआ दिखने लगा, और इस सर्विस सेक्टर पर गेट में किसी प्रकार की कोई नियमावली नहीं थी। लिखना, सेवा क्षेत्र में तीव्र वृद्धि के फलस्वरूप सेवा व्यापार में तेजी से प्रगति हुई, लेकिन यह गेट के बाहर का विषय था। इन द सर्विस सेक्टर
in the service sector, in overall world, this sector increase the trade, but this subject out of the gate. सेवा क्षेत्र में तीव्र वृद्धि के फलस्वरूप सेवा व्यापार में तेजी से प्रगति हुई, लेकिन यह गेट के बाहर का विषय था। और भारत जैसे गरीब देशों ने कहा भाई ये तो कुछ ठीक नहीं है, हर बार तो तुम क्या करते रहते हो, हमारे कृषि उत्पादों पर अलग अलग चीजों के बैरियर लगाते रहते हो, कोटा सिस्टम लगाते हो। साथ ही साथ यूरोप ने अमेरिका से आने वाले तंबाकू के प्रोडक्ट पर भी अलग से कोटा तैयार करवाया और टैरिफ बैरियर लगवा दिए। इस वजह से अब पूरी तरह से उभर कर जब प्रॉब्लम आ गई तो हमने कहा कि अब कुछ ठीक होने वाली बात नहीं है। तब लिखना 1994 में जो 8वां राउंड चल रहा था, कहां पर बहुत सारे लोगों ने बहस की, सारे बैठक में लोग नाराज होने लग गए। रशिया भी लेकिन आया था, तो रशिया हुए, अमेरिका हुए, सबने कहा देखो भाई अब सभी लोग एक साथ तैयार है, तो क्यों ना इस गेट को थोड़ा सा और डिटेल करें, इसकी कमियों को दूर करें और इसकी कमियों को दूर करके एक नया संस्थान बनाएं जो बेहतर इससे ज्यादा कार्य कर लेगा। तो लिखना तब 1994 में उरुग्वे राउंड में मारेकस समझौते के रूप में WTO का निर्माण हुआ। देन इन 1994 इन उरुग्वे राउंड all members signed the मारेकस एग्रीमेंट। 1994 में उरुग्वे राउंड में मारेकस समझौते के रूप में, मारेकस वहां का शहर है, उरुग्वे देश का। उरुग्वे राउंड 1994 में उरुग्वे राउंड में मारेकस समझौते के रूप में WTO का गठन हुआ और 1 जनवरी 1995 में WTO ने कार्यभार प्रारंभ किया एंड 1 जनवरी 1995 WTO स्टार्ट वर्क। अब बताते चले, तो पहले हम अंतर देख ले कि गेट और WTO में क्या अंतर हैं और फिर हम आ जाएंगे फिर WTO काम कैसे करता है। तो सबसे पहला तो WTO का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या गेट में सर्विस सेक्टर था? WTO में है। दूसरा, ये गेट में ऐसी कौन सी बात थी, कोटा सिस्टम कोई जरूरी है क्या? जब आप ट्रेड ही चाहते हो तो ये किस बात का कोटा? जो व्यक्ति जितना बेचना चाहे उतना बेचेगा। ये सारे कोटा सिस्टम मतलब मल्टी फाइबर एग्रीमेंट सारे रद्द हो गए और एग्रीकल्चर में सब्सिडी को मिनिमम करने की बातचीत शुरू हुई। टेरिफ बैरियर, नॉन टेरिफ बैरियर को कमी करने की बात तो पहले से ही चल रही थी, लेकिन क्या गेट की जो मीटिंगें थी वो फिक्स थी? वो कभी 4 साल में होती थी, कभी 10 साल में। 1947 से 94 तक कितनी बार मीटिंग हुई? 8वीं आखिरी मीटिंग थी। हमने तय करवाया WTO की मीटिंग हर 2 साल में होगी ही। हर 2 साल में WTO की मीटिंग तय होती है, मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड पर ये मीटिंग करते ही हैं। गेट के जो प्रावधान थे, अगर कोई देश न माने तो क्या कर लेंगे गेट में? वो एग्रीमेंट था, उस पर कोई बाध्यकारिता नहीं आती थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई बात तुमने नहीं मानी तो WTO और अलग अलग देश आपके देश पर अलग अलग प्रतिबंध लगवाएंगे, जिसका मीनिंग हुआ कि अब आपका ट्रेड में अपने आप वॉल्यूम कम हो जाएगा, इसलिए यह बाध्यकारी होते हैं। तो लिखना WTO की गेट से भिन्नता। क्या WTO UN के अंडर में काम करता है क्या? हाँ, ये बात ध्यान रखना, इसका UN से कोई लेना देना नहीं है। WTO अलग विषय है, UN अलग विषय है। यह ऑटोनॉमस, फ्री
एंड स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। यह स्वायत्त, स्वतंत्र और वैधानिक संस्था है। और यह गेट से निम्न प्रकार से अलग है, एंड इट इज डिफरेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ गेट। 2015 में यूपीएससी ने इतना सिंपल सवाल पूछा था कि गेट अब किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है अब गेट? डब्ल्यूटीओ के नाम से। पहला, गेट के फैसले सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी नहीं होते थे। गेट decision is not compulsory for the members, but WTO decision is compulsory. गेट के फैसले सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी नहीं होते थे, जबकि WTO के फैसले बाध्यकारी होते हैं। और गेट में अगर कोई प्रॉब्लम भी हो जाए ना, कोई मुद्दा तुम्हें ठीक नहीं लगा भाई, तो वहां कोई ऐसी बॉडी थी नहीं जो तुम्हारे विवाद को सुलझा सके। डब्ल्यूटीओ में हमने डिस्प्यूट को सुलझाने वाली बॉडी बनवाई है। सेकंड, डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों में अगर किसी प्रकार का मतभेद होता है, इफ एनी टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अकर बिटवीन द मेंबर्स, देन it is solved by the dispute settlement body. WTO के सदस्य देशों में किसी प्रकार का मतभेद होता है तो उसे निपटारे हेतु डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी बनाई गई है। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, विवाद निपटारा संस्था। मान लीजिए मैंने कहा भाई अमेरिका ने हमारे हल्दी पर भी पेटेंट ले लिया, डब्ल्यूटीओ में मैंने मुद्दा रख दिया। मुद्दा कहां जाएगा अब? डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी सारे आंकड़े, सारे फैक्ट देखेगी और फिर अगली मीटिंग में सारी बातें रखी जाएगी और निर्णय लिया जाएगा कि अमेरिका के द्वारा उठाया गया कदम गलत था, वो अपने इस फैसले को क्या करे? वापिस ले। तो उसे अपना फैसला क्या करना पड़ेगा? वापिस। गेट में ऐसा कुछ था ही नहीं। गेट में तुम विरोध करते रहो, हमारा मूड हुआ तो सुनेंगे, नहीं मूड हुआ तो अगले राउंड में मिलना। अगला राउंड कब होगा हमें भी नहीं पता होगा। अगला, गेट में केवल वस्तु का व्यापार होता था। इन द गेट इट इज फोकस्ड ओनली द मैन्युफैक्चरिंग आइटम, while in the WTO goods and services both are included. इसमें वस्तु और सेवाएं दोनों अंतर्निहित है। WTO में वस्तु और सेवाएं दोनों अंतर्निहित हैं। WTO का स्वरूप अधिक लोकतांत्रिक है। WTO इज ए डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। और तुम्हारे पास जितने वैश्विक संगठन है ना बड़े वाले, उसमें एकमात्र वैश्विक संगठन है जिसे आप कहेंगे कि ये पूरा लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है। यूएन में कोई डेमोक्रेटिक नहीं है। 5 परमानेंट 10 टेम्पररी। भाई ये क्या लगा के रखा है? परमानेंट और टेम्पररी क्या होता है? क्या वो इस पृथ्वी पर पहले अवतरित हुए थे और हम मंगल ग्रह से बाद में पहुंचे थे? सभी लोग बराबरी में आए हैं। सभी लोग का रिसोर्स पर बराबरी का अधिकार है। सभी लोगों का रिसोर्स के साथ साथ इस पृथ्वी के संरक्षण में बराबर का रोल है। तो किस बात के परमानेंट और किस बात के टेम्पररी? ये केवल और केवल चौधरी के द्वारा अपने आप के दादागिरी को दिखाने का एक तरीका है। यूएन भी कोई लोकतांत्रिक नहीं है। दूसरा, IMF कोई लोकतांत्रिक नहीं। जितना जिसने पैसा डोनेट किया वो व्यक्ति उतना ज्यादा वोट का मालिक। 17% वोट का मालिक अकेला अमेरिका। मतलब 40 देश मिलाकर जोड़ करोगे तो 17 से 16% वोट राइट ले पाते। तो 40 देशों ने हां कहा,
अमेरिका ने कहा नहीं, खत्म हो गए बोले। तो ये कौन सी डेमोक्रेसी हो गई भाई? अगर एक ही व्यक्ति को सब कुछ निर्धारित करना था तो किस बात के लिए हम सब लोग एक साथ आए? हमें बता दो कि अमेरिका जो कहेगा हमें मानना पड़ेगा, तो फिर किस बात की स्वतंत्रता हो गई? आईएमएफ भी गलती है, वर्ल्ड बैंक, यहां भी उसी के अधिकार ज्यादा हैं जिसका जितना ज्यादा पैसा डोनेशन होगा। वर्ल्ड बैंक भी डेमोक्रेटिक नहीं है, आईएमएफ भी डेमोक्रेटिक नहीं है, यूएन भी डेमोक्रेटिक नहीं है। एकमात्र संस्था है जिससे आप दबाव डाल सकते हो, कौन सी है? WTO। एक देश एक मत, फिर वो भारत हो कि भूटान हो, वो अमेरिका हो कि नेपाल हो, हर देश का बराबरी का अधिकार है। तो बेनिफिट क्या होता है? कोई भी मुद्दा जब विकसित देश विकासशील देशों पर लगाते तो हम कहे आओ मिलो तुम हमें WTO में। जब WTO में आते तो हम गरीबों को पहले ही भड़का चुके होते हैं। आज अगर ये बात पारित हो गई तो कल तुम्हारे देश में सारी बातें अमेरिका जैसा कहेगा वैसा होगा। तुम लोगों को आज मेरे साथ खड़ा होकर विरोध करना पड़ेगा। सारे लोग खड़े होते हैं, विरोध करते हैं। फिर अमेरिका कोशिश क्या करता है? ये मुद्दा WTO का नहीं है, ये मुद्दा तो IMF में आएगा, क्योंकि इस मुद्दे का व्यापार से कोई संबंध नहीं है, ये तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को प्रभावित करता है। तो अमेरिका कहता है ये मुद्दा कहाँ जाना चाहिए? IMF में। हम कहते नहीं, ये मुद्दा यही सुलझाया जाए, क्योंकि यहां हम शक्तिशाली हो जाते हैं। IMF में जैसे ही पहुंचे सभी गरीब लोग आ गए हमारे साथ। हमने कहा भाई करोगे क्या? तुम सभी मिलकर भी और मैं मिल भी जाऊं तब भी हम 15 से 20%, 30% का जोड़ करेंगे। वो अकेला यूरोप और अमेरिका दोनों मिल लेंगे तो हो जाएगा 60 से 70%। हमारे हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा। तो फिर बेचारे सभी मायूस चेहरों के साथ लौट आते हैं। तो हम कोशिश करते हैं मुद्दे कहाँ खींच कर लाए, और वो कोशिश करते हैं कि मुद्दे कहाँ भेजे जाएं? IMF में। अब ये विवाद चलता जाएगा, पर अब हम चीजों को फिर आगे अभी देखेंगे, आने दो, अभी जीवन इसी में खत्म होने दो। अगला, WTO में सभी समझौते शामिल हैं जो गेट में थे। ऑल एग्रीमेंट आर एक्सेप्टेड इन WTO, बट in the WTO 2 extra agreements also present। WTO में सभी समझौते शामिल है जो गेट में थे, इसके साथ 2 नए समझौते जोड़ दिए गए हैं। पहला समझौता GATS, गेट्स शब्द अलग हो गया, वो गेट था और ये GATS है। तो GATT के पूरे तो आ ही गए हैं, पर 2 हमने एक्स्ट्रा बनवाए हैं। वो कब बने हैं? मारेकश में। पहला गेट्स, सेवाओं में व्यापार से संबंधित समझौता, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विस। सेवाओं में व्यापार से संबंधित समझौता, क्योंकि सर्विस वाला एग्रीमेंट गेट में शामिल नहीं था। तब शब्द ध्यान देना, GATT अलग विचार हो गया और GATS एक अलग विचार है। GATS का पूरा फोकस किस पर है? सर्विस पर। और यह एग्रीमेंट फॉलो कौन करवाता है? WTO। दूसरा ट्रिप्स, TRIPS, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ट्रिप्स नाम का कोई समझौता पहले नहीं था। पहले वैज्ञानिक या लेखक या किसी भी व्यक्ति के द्वारा निर्मित किसी भी बौद्धिक संपदा के संरक्षण की बात नहीं थी, पर WTO के गठन के साथ इनके संपदा की सुरक्षा की भी बातचीत की गई, क्योंकि व्यापार में इन लोगों के द्वारा बनाई गई चीज़ों का प्रतिशत बहुत ज़्यादा होता है, तो इनको भी पूरी तरह से रॉयल्टी मिलनी चाहिए, इस पर ध्यान रखा जाएगा। मतलब WTO में 3 समझौते हो गए, GATT, सेकंड GATS और तीसरा ट्रिप्स।
यह इतने अंतर आ गए किस किस में, WTO और GATT में। अब आते हैं मेन टॉपिक WTO पर। WTO के मूलभूत सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ WTO, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ WTO। इसके 3 बातों पर गौर करेंगे हम। WTO के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं, इसके साथ उनके 2 सप्लीमेंट्री छोटे छोटे सिद्धांत भी हैं। फिर पूरे WTO में लगभग 6 प्रकार के समझौते हैं, एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, फिर एग्रीमेंट ऑन मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीमेंट ऑन सर्विस, ऐसे कुल कितने समझौते हैं वहां पर, 6। तो हम वो समझौते भी देखेंगे। पहले तो हम उसका सिद्धांत देख रहे हैं। सिद्धांत का मतलब WTO को काम करने के लिए किन चीजों का पालन करना चाहिए। जैसे भारत के लिए नीति निर्देशक तत्व होते हैं, क्या कहते हैं नीति निर्देशक तत्वों को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट। तो वहां के डायरेक्टिव प्रिंसिपल 3 है केवल। पहला MFN, मोस्ट फेवरेट नेशन, MFN इसका पहला मूलभूत सिद्धांत। देखो MFN का मतलब केवल इतना ही है कि आप किसी और देश के साथ जितनी सहूलियत अपना रहे थे, अब आप उस दूसरे देश के साथ भी वैसी ही सहूलियत अपनाएंगे। MFN का मतलब होता है हर एक देश पहले तो डिक्लेयर कर देगा कि उसके मोस्ट फेवरेट नेशन कौन कौन से है, तो उन सभी देशों के साथ उसके टैरिफ समान रहेंगे। शब्द समझना, अगर मैंने पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, भूटान सबको MFN में डाल दिया, तो मान लीजिए सभी देशों से आम आ रहा है, तो अगर मैं अमेरिका के आम पर 2% का टैरिफ लगा रहा हूं तो भूटान के आम पर भी अब किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर MFN डिक्लेयर हो गया तो अब आपके पूरे देशों के साथ टैरिफ क्या हो जाएंगे, समान। हम चाह रहे हैं पूरे विश्व में समान टैरिफ लग जाने चाहिए। तो पहला उसका क्या है, MFN मूलभूत सिद्धांत लिखेंगे MFN में। इसका तात्पर्य विशिष्ट व्यवहार के बजाय भेदभाव रहित व्यवहार की संकल्पना। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इसका तात्पर्य विशिष्ट व्यवहार के बजाय भेदभाव रहित व्यवहार की संकल्पना। इट मीन्स not special treatment while same treatment for all countries, not specific treatment while similar treatment for all countries। तात्पर्य विशिष्ट व्यवहार के बजाय भेदभाव रहित व्यवहार की संकल्पना। मतलब किसी भी देश को अब आप ज्यादा वरीयता नहीं देंगे और किसी भी देश के साथ आप किसी प्रकार का और भेदभाव नहीं करेंगे, सभी हमारे लिए क्या हो जाएंगे, समान बन जाएंगे। लेकिन इसमें माफी दी गई है 2 क्षेत्रों में, तो ये हमें याद रखना है। इसमें छूट है 2 जगह पर। फर्स्ट, MFN सिद्धांत के कुछ अपवाद हैं, सम एक्सेप्शन ऑफ MFN। फर्स्ट, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट मान लीजिए कि आसियान कंट्रीज ने, आसियान में जितने देश है ना, उन्होंने कहा था भाई देखो हमारा मेंबर में जो भी व्यक्ति आएगा अब वहां कोई भी टैरिफ नहीं होगा। पर भारत ने जब वहां कॉटन भेजा तो भारत भी MFN में था,
और उस देश इंडोनेशिया के बाकी देश जितने भी आसियान में थे वो भी किस में शामिल थे, एमएफएन में शामिल थे। तो भारत ने कॉटन भेजा, उस पर 10% का टैक्स टैरिफ लगाया, और इन देशों ने कहा कॉटन इंडोनेशिया में भेजा, उस पर टैरिफ नहीं लगा। मैं बैठ गया, चला गया मैं डब्ल्यूटीओ के पास, मैंने कहा बताओ भाई, तुम तो कह रहे थे कि सबके साथ भेदभाव, अब किसी के साथ नहीं होगा, सब समान होगा। ये लोग तो इंडोनेशिया वाले, जब उनका आसियान का कोई व्यक्ति आता है तो उसको कोई टैरिफ नहीं लगाते, और मैं भेजता हूं तो मेरे पर 10% टैरिफ लगाते हैं। डब्ल्यूटीओ ने कहा घट जाओ। रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट में ये माफी है, वो कम लगाए चलता है, यही तो हम चाह रहे थे भाई। डब्ल्यूटीओ बनाने का उद्देश्य क्या था, टैरिफों को खत्म करना। और रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट में अगर टैरिफ एमएफएन के टैरिफ से और कम है तो उसमें आप ये आपत्ति नहीं कहेंगे कि भाई वो मेरे साथ भी वही करे, क्योंकि उनका रीजनल है, उनका क्षेत्रीयता के आधार पर उसमें डब्ल्यूटीओ कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब मेरे सार्क देशों के साथ अगर मैं टैरिफ और कम करवा दूं जो एमएफएन के टैरिफों से कम है, तो नेपाल से आने वाली चीज और अमेरिका से आने वाली चीज सेम भी क्यों ना हो, अमेरिका पर टैरिफ और नेपाल पर टैरिफ कम, तो ये भेदभाव माना नहीं जाएगा। क्यों भेदभाव नहीं मानेंगे, क्योंकि इससे टैरिफ बढ़ थोड़ी रहे हैं, इससे टैरिफ क्या हो रहे हैं, कम। तो इन्होंने कहा है कि एक्सेप्शन है इसमें, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट अगर ओवरलैप करे तो एमएफएन का कोई उल्लंघन माना नहीं जाता। हाँ, ऐसे हर, जैसे भारत, हमने पाकिस्तान को एमएफएन में डाल दिया, पाकिस्तान ने कहा मैं नहीं दूंगा, तो एमएफएन डिपेंड करता है हर कंट्री पर, हर कंट्री क्या लिस्ट जारी करती है। जैसे कि इंडिया चाइना मोस्ट फेवरेट मानती है और पाकिस्तान अगर कोई चीज देता है चाइना को तो उस पर कोई मतलब बाध्यकारी तो होगी, कोई बाध्यकारी नहीं। रीजनल, मान लो कि चीन ने और ऊपर का जो मंगोलिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चारों लोग मिल गए, उन्होंने कहा घबराओ नहीं, तुम्हारी कोई भी चीज मेरे मार्केट में आने दो, मैं कोई टैरिफ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि चीन जानता है मुझसे सस्ता तुम बना नहीं पाओगे, और टैरिफ लगाने के बावजूद भी मेरी चीज इतनी सस्ती रहेगी कि तुम्हारी चीज को कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। तो कहता है हो गया हमारी बात, हम लोग कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। तो भारत क्या ये आपत्ति दर्ज करे कि भाई मेरी चीज आ रही है तो चीन टैरिफ लगा रहा है, पाकिस्तान पर नहीं लगा रहा है, तो ये अलाउ, क्योंकि उन्होंने क्या बना लिया था, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, तो उस पर माफी रहेगी। दूसरा अपवाद, वरीयता प्रदान करने वाली सामान्य प्रणाली, नॉर्मल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, नॉर्मल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, वरीयता प्रदान करने वाली सामान्य प्रणाली, ये क्या है, इसे समझ लीजिए। जनरली विकसित देशों पर डब्ल्यूटीओ में इस बात पर समझौता हुआ था कि डेवलपिंग कंट्रीज जो सबसे गरीब देश है, सबसे गरीब देश है, जिनमें पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, जीडीपी उनका बहुत कम है, गरीबी बहुत ज्यादा है, भूखमरी बहुत ज्यादा है, ऐसे देश के उत्पाद विकसित देशों में जब आएंगे तो उस पर कभी कोई टैरिफ नहीं लगेगा, और उसके साथ साथ उसको आप प्रमोट भी करवाओगे, आप बेचने के लिए लोगों को रिक्वेस्ट करोगे कि भाई इस चीज या इस देश की चीजें क्या कर लो, खरीद लो। तो आप ये नहीं कहेंगे अरे उन गरीबों के साथ तो बड़ा न्याय करते हो, भारतीय चीज आई तो तुम कहते हो कि नहीं करवाएंगे, तो वो प्रेफरेंस है। क्योंकि डब्ल्यूटीओ में बातचीत हुई है कि इस ट्रेड का उद्देश्य मानव हित है, ह्यूमन वेलफेयर है, तो ह्यूमन वेलफेयर की सबसे ज्यादा जरूरत किनको है, उन गरीब देशों को। तो हमने कहा उन गरीब देशों को हम क्या कर देंगे, टैरिफ फ्री। तो ये एमएफएन का अपवाद या एमएफएन का उल्लंघन माना नहीं जाएगा। तो देखना आजकल क्या करते हैं लोग, अमेरिका ऐसे 40-50 देशों की लिस्ट बना दी है, भाई तुम घबराओ नहीं, अमेरिका में आकर बेचो, कोई टेंशन नहीं हमें। तो जब भी कोई मीटिंग होती है ना, और भारतीयों के साथ हम कह देते कि तुम आ जाओ, आज चिल्लाना है हमें सबको, तो अमेरिका उधर से फोन लगाता है, अगर आवाज निकाली ना तो ये जो प्रेफरेंस वाली बात है ना, हटा दूंगा उस लिस्ट में से तुम्हें भी। तो फिर कहते जाने दो माई बाप, उनके चक्कर में कहाँ जाएं,
तो फिर भारत से वो कहता है देखो मैं खड़ा रहूंगा, चिल्लाऊंगा नहीं, तुम्हें चिल्लाना है तुम चिल्लाओ, हाँ मैं वोट भी तुम्हारे साथ दूंगा। तो विरोध को दबाने के लिए अब विकसित देश क्या अपनाते हैं, इसी दबाव को, ताकि इसकी मदद से वो उन गरीब देशों पर दबाव भी डाल सके और अपने कार्यों का या अपनी सारी बातों को वह फुलफिल भी कर सके। पर ये एक्सेप्शन के रूप में याद रखना है कि एमएफएन में 2 एक्सेप्शन है। रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट में अगर कोई बात आती है तो एमएफएन का उल्लंघन नहीं मानी जाएगी, साथ ही साथ मोस्ट प्रेफरेंस ऐसी जगह पर भी उल्लंघन माना नहीं जाएगा। आप लिख देना उसमें अगर डैश करके लिखना है तो। इसके तहत विकसित देश अल्प विकसित देशों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने देश में आयात शुल्क नहीं लगाते। इसके तहत विकसित देश अल्प विकसित देशों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने देश में आयात शुल्क नहीं लगाते। इन दिस प्रेफरेंस डेवलप्ड कंट्रीज not apply the custom duties on the goods of minimum developed countries or less developed countries। हाँ पीटीए, प्रेफरेंस ट्रेड एग्रीमेंट, पीटीए। ये क्यों सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत था अभी? तो पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत, कितने सिद्धांत है डब्ल्यूटीओ के? 3। दूसरा टैरिफ बाइंडिंग। टैरिफ बाइंडिंग अर्थात एक सीमा से अधिक शुल्क नहीं लगा सकते। इट मीन्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर लिमिट एनी पर्टिकुलर कंट्री नॉट अप्लाइड कस्टम ड्यूटी। एक सीमा से अधिक शुल्क नहीं लगा सकते, मतलब हर एक का टैरिफ बाइंडिंग तय किया गया। इस पर कभी कभी बहस होती है, कई बार विकसित देश और विकासशील देश में आमने सामने आ जाते हैं। हम कहते हैं टैरिफ बाइंडिंग 40%, अमेरिका कहता है फिर मैं भी 40% लगाता हूं। हमने कहा भाई तुम कैसे लगाओगे, हम गरीब हैं, गरीब लोग लगाएंगे, तुम तो अमीर व्यक्ति हो, तुम अब बढ़ा यहां पर दिखाओ कि तुम चौधरी हो। तो टैरिफ बाइंडिंग पर स्विस फार्मूला आया है, हम उसे देखेंगे कि वो फार्मूला क्या है। पर टैरिफ बाइंडिंग का मतलब आप एक तय कर लेंगे कि टैरिफ बाइंडिंग कितना हो गया, 30%। इससे ज्यादा भारत टैरिफ नहीं लगा पाएगा। इससे ज्यादा लगाना है तो कब लगाएंगे? जो स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म है, भाई मेरे पर्यावरण को नुकसान कर रहा है ये, तो 40% और लेंगे हम इससे। मेरे बच्चों के हेल्थ को खराब करता है, 50% और लेंगे। ये तो मानव अधिकारों का हनन करता है। तो अमेरिका वाले यही इंस्ट्रूमेंट अपनाते रहते। जब भी हमारी चीज़ों को रोकना होगा ना, तो क्या कहेंगे, भारत में इस चीज़ के उत्पादन में बाल श्रम का उपयोग हुआ है, इस वजह से 30% का टैरिफ तो हमने कहा ही था, और 70% बढ़ जाता है क्योंकि यह चीज़ अच्छी नहीं है, एथिकली अच्छी नहीं है। तो फिर वो कई तरीके की चीज़ें लाएंगे। पर टैरिफ बाइंडिंग मतलब तय हो गया, इससे ज़्यादा आप ड्यूटी नहीं लगाओगे। ये दूसरा सिद्धांत है। तीसरा, नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट, हिंदी में भी नेशनल ट्रीटमेंट, अंग्रेजी में भी नेशनल ट्रीटमेंट, राष्ट्रीय उपचार। पर वो राष्ट्रीय उपचार शब्द बड़ा अजीब सा हो जाएगा, समझना। नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब आप देखना, कोई भी देश की सरकार अब किसी भी मंच पर आकर देशवासियों से ये प्रोत्साहन या आह्वान नहीं कर सकती कि आप देश में बनी हुई चीजों को ही खरीदें या घरेलू चीजों को ही खरीदें, कभी नहीं कर सकती है। अगर ऐसा किसी भी समय मोदी जी ने बयान दिया तो फिर हम उन्हें कहां लेकर पहुंचाएंगे? हम कहेंगे कि बताओ भाई, ये तो खुला उल्लंघन है। जब तुम अपने देशों को मोटिवेट करोगे तो विदेश से आने वाला उत्पाद कहां से बेच पाएंगे हम? तो कभी भी कोई गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएगी जो विदेशों से आने वाली चीजों को न प्रेफरेंस देते हुए घर की चीजों को प्रेफरेंस दे। याद करिए, अभी 2014 में मोदी जी ने एक योजना लाई थी, सोलर, जो इंडियन सोलर सिस्टम लगवाएंगे मेक इन इंडिया के तहत
सरकार उन्हें सब्सिडी देगी, लेकिन सरकार ने वहां बाध्यता की थी कि आप उसी लोकल एरियाज के सामानों को खरीदेंगे अपनी यूनिट बनाने के लिए। अमेरिका ने मुद्दा उठा लिया और इस साल अभी रिजल्ट आ गया। अभी हाल फिलहाल नवंबर का करंट अफेयर है, अमेरिका के पक्ष में चला गया है मुद्दा। हमें निर्णय आ गया, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ने कह दिया कि भारत ने यह निर्णय क्या लिया है, गलत लिया है, क्योंकि नेशनल ट्रीटमेंट का यह उल्लंघन करता है। किसी भी देश से आई हुई चीजों को आप वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे कि आप किसी राष्ट्रीय चीज को ट्रीट कहते हैं। मतलब आप ये नहीं कहेंगे कि कोलगेट विदेशी है और पतंजलि साहब का दंत कांति स्वदेशी है। मोदी जी कभी नहीं कहेंगे कि दंत कांति से दांत घिसने पर हम खुश हो जाएंगे। इसलिए अगर ऐसा कहा तो वो नेशनल ट्रीटमेंट का क्या होगा, उल्लंघन। आप करिए, जो मालिक है वो कर सकते हैं, वो प्रचार करे, जो एनजीओज है वो कर सकते हैं, पर कोई भी सरकारी व्यक्ति किसी भी विदेशी वस्तु का बहिष्कार नहीं कर सकता, क्योंकि फिर ये नेशनल ट्रीटमेंट का क्या होगा, लिखना। इट मीन्स स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं को एक आंख से देखा जाए। एक आंख का मतलब ऐसा मत सुना आंख बंद करके, समान नजर से देखा जाए। इंडियन एंड फॉरेन प्रोडक्ट लुक इन द सिमिलर पॉलिसीज। और इस वजह से तो हम हार गए, इसलिए चर्चा में रहेगा नेशनल ट्रीटमेंट कि कौन से समझौते की वजह से भारत अमेरिका के WTO में उठाए गए मुद्दे में हार गया। तो इसके 3 मुख्य सिद्धांत क्या क्या हो गए। और MFN का मतलब दिमाग में भर दिया, विशिष्ट महत्व नहीं देना है, सबको समान। किसी को विशिष्ट मिलेगा किस केस में, रीजनल में, तो कोई व्यक्ति चिल्लाएगा नहीं, और प्रेफरेंस वाले में कोई व्यक्ति कोई विरोध, क्योंकि वो तो गरीबों के लिए था। दूसरा, बाइंडिंग, लिमिट तय करा दी, इससे ज्यादा आगे ना बढ़ना, नहीं तो WTO में फिर खींचेंगे हम तुम्हें, तो तैयारी पूरी मजबूत कर दी। और तीसरा, नेशनल ट्रीटमेंट, विदेश हो या स्वदेशी हो, हर चीज को तुम अपना कहोगे और हर लोगों को उसे खरीदने के लिए मोटिवेट करोगे, किसी भी चीज के लिए डिमोटिवेट आप नहीं करेंगे। ये मेन सिद्धांत है। पर 2 लिखना, WTO के पूरक सिद्धांत। बचा तो बहुत कुछ है अभी तो WTO के मुख्य समझौते पढ़ेंगे हम, फिर सब्सिडी के मुद्दे पर आ जाएंगे, फिर भारत और WTO के मुद्दे पर आ जाएंगे, बस उसके बाद खत्म हो जाएगा। अभी सीधा करो तो पूरक समझौते तो खत्म कर लो पहले, फिर निर्णय लेंगे हम लोग। लिखना, अरे लिखो इसे, सब कुछ कब तक बचते रहोगे। 206 हड्डियां बचाकर कोई प्रेम नहीं करने वाला इन हड्डियों से, अगर ये खाली हाथ लौटेगी तो। हाँ, अरे बीच में तुम गायब हो गए हो, तुम कहां से कह सकते हो ऐसा। जो विद्यार्थी मेरा लगातार बैठा है और मुझे सुन रहा है, मैं ऐसा अगर वो कहे तो मैं मान भी लूं, तुम तो ऐसा आरोप लगा ही नहीं सकते हो। पहला लिखना, निम्न पूरक उपबंध है, फॉलोइंग सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट। पहला, सेफगार्ड मैकेनिज्म, स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के आधार पर सदस्य देशों को संरक्षण प्रदान करता है। ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ, सिक्योरिटी एंड इन्वायरमेंटल कॉजेस, इट्स प्रोवाइड कंजर्वेशन टू द मेंबर्स। पर स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण घटकों के आधार पर सदस्य देशों को संरक्षण प्रदान करता है, मतलब अनुमति देता है। कोई भी वस्तु, कोई भी उत्पाद तुम्हारे देश के नागरिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाले, पर्यावरण को क्षति पहुंचाए, तुम्हारी सीमा सुरक्षा को क्षति पहुंचाए, तुम ऐसे उत्पाद को सीधा बंद करवा सकते हो। हम उस पर तुम्हारी सारी बातें सुनेंगे और अगर तुम सही साबित हुए तो उस बैन को लागू करने देंगे। मतलब कोई देश आप पर आरोप नहीं लगाएगा कि भाई मेरी चीजों पर क्यों प्रतिबंध लगा रहे हो, क्योंकि व्यापार हमारा साध्य है, साधन है, साध्य नहीं है। साध्य हमारा क्या है,
व्यक्ति की हेल्थ, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन, हमारी सिक्योरिटी, तो ऐसी चीजों पर हम तुम पर बैन लगा सकते हैं। दूसरा, आयात लाइसेंसिंग प्रक्रिया के नियमन के लिए दिशा निर्देश जारी करना। फॉर द इंपोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसेस रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड बाय द WTO। आयात लाइसेंसिंग प्रक्रिया के नियमन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए। ऐसा ना हो कि सब कुछ मान लिया तुमने, हमने कहा टैरिफ भी नहीं ज्यादा होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो अब तो हो गया सब। लेकिन लाइसेंस के लिए जब हमारे ब्रिटेन के लोग आए कि भाई हम भारत में कपड़े का इंपोर्ट करना चाहते हैं, भारत में भेजना चाहते हैं, तो लाइसेंस ही ना दिया तुमने 1.5-2 साल तक, तो ये सारे के सारे तीनों चीजें तो फेल हो गई मेरी। तो हमने कहा इसके लिए हम तुम्हें नियम बताएंगे कि लाइसेंस कैसे दिए जाएंगे, किन कारणों से किसी के खत्म किए जाएंगे, और लाइसेंस की समय सीमा कैसी होगी। इसमें आप ये नहीं कहोगे कि ये तो हमारे कानून के दायरे से भी बाहर हो गया, नहीं, हमारे दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंग तुम अपने कानून को बदलो, ताकि हम सभी देशों को दबाव डाल सकें कि वह तेजी से आयात निर्यात की लाइसेंस व्यवस्था को सरलीकृत करे। मतलब 2 एक्स्ट्रा है इसमें, एक तो सेफगार्ड मैकेनिज्म और दूसरा आयात के लिए रूल रेगुलेशन का निर्धारण। फिर आगे की बातचीत कल करेंगे।